आज हम करंट एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं, कुछ डाटा करंट एग्रीकल्चर के जो हमेशा थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है? ठीक दिखाई दे रहा है ना? ओके, ठीक है, ओके, चलो भाई। देखेंगे, यहाँ पर डाटा का आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन पूछता ही है 100%। यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है आपके सीधे से उठ के आएँगे डाटा से रिलेटेड। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ डाटा से रिलेटेड आएँगे और उनमें आपको गलती नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उनमें आपको गलती नहीं करना है। जैसे अभी अगर मैं बात करूं, अभी इस जो स्लाइड है इसमें अगर मैं बात करूं तो एक डाटा अभी एमपीटीटी एग्जाम में भी आया था। क्या आया था एमपीटीटी एग्जाम में? देखते हैं। आपने अगर देखा होगा तो ये डाटा आपको मिलियन हेक्टेयर वाला जो डाटा था, ये डाटा आपका एमपीटीटी में आया था। अभी की एग्जाम में करेंटली डाटा है ये भी, उसमें भी मैंने करेंटली डाला था। अभी बुक ज्यादा पुरानी नहीं है, मतलब कुछ ही डाटा है जो चेंज हुए, बाकी सब डाटा वही है। देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ मैंने जो डाटा लिखा है वो 2 प्रकार का डाटा लिखा है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। वो कभी हमसे क्या कर देता है, वो मतलब 1 साल पहले का डाटा उठा लेता है। तो यहाँ पर हम 21-22 की बात करते हैं या 22-23 की बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है 215.72 मिलियन टन जो है वो किस में हुआ था। यहाँ पर ध्यान रखना 21-22 में हुआ था। कितना हुआ था? 215 मिलियन टन। ठीक है, लेकिन तो ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट जो था वो यहाँ पर 2022-23 में कितना, देखो इसको 228 के लगभग है मिलियन टन। और टोटल फूड प्रोडक्शन जो है अभी हमको याद रखना है इसका 200 330, कितना 330। और 330 तो यहाँ पर हुआ है 22-23, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इसका जो टारगेट लिया गया था वो टारगेट कितना था? 332 मिलियन टन का था, लेकिन अभी हम 330.5 पर आ चुके हैं। तो ये डाटा हमारे लिए अभी क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो लास्ट ईयर का डाटा पूछ लेगा तो हमको फिर इधर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है वो इस साल का पूछ रहा है कि लास्ट ईयर का पूछ रहा है, वो क्लियर देगा। क्या है 300 गुलशन जी, क्या है ये? अभी थर्ड एस्टिमेशन जो आया है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 21-22 में। हाँ 21-22 में है ना, ये क्या है 21-22 में आपका ये डाटा है यहाँ पे। हाँ दिया है, अच्छा ये कहीं पूछा होगा है ना, हाँ ठीक है। और अब हमको नया डाटा भी याद रखना है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, जो हमको 332 मिलियन टन का टारगेट दिया गया था ये किसका। लेकिन अभी हम इसका थर्ड एस्टिमेशन में अगर हम देखें तो कहां पहुंचे हैं ये हमको ध्यान रखना है। अभी हम 330.5 पर पहुंचे हैं। ठीक है, अब देखो आगे, नेट सोविंग एरिया ऑफ द कंट्री, हमारे देश का नेट सोविंग एरिया कंट्री जो है वो 141 मिलियन हेक्टेयर है, यानी कि कुल जियोग्राफिकल भूगोल का क्षेत्र का 42.4%। कितना? 42.4%। अभी इसमें अगर देखे ग्रास सोविंग एरिया, अगर ग्रास सोविंग एरिया देखे तो यहां पर कितना प्राप्त हो रहा है हमको? 200.2 मिलियन टन है, जो हाल ही की जो एमपीटीटी एग्जाम गई थी उसमें ये क्वेश्चन यहां से उठा था। ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिव कितना है? 143.6, इसको रट लेना। क्रॉपिंग इंटेंसिव जो है भारत का वो कितना है? 143.6 मिलियन हेक्टेयर। एमपी का आपको नहीं पूछेगा, एमपी का आपको नहीं पूछेगा, अपने को सबसे ये पूछता है क्रॉपिंग इंटेंसिव जो है कितना है? 143.6 मिलियन हेक्टेयर है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये डाटा आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। एरिगेशन एरिया परसेंटेज में पूछ ले, अगर पूछ ले हाईएस्ट एरिया, ऐसा कौन सा एरिया है जो अपने खुद के राज्य के जियोग्राफिकल एरिया का सबसे हाईएस्ट है, मतलब जितना उसका जियोग्राफिकल एरिया है उसका सबसे हाईएस्ट परसेंट में अगर एरिया पूछ ले तो एरिगेशन एरिया इन परसेंटेज की बात कर दे। जब वो किसकी बात कर दे? परसेंटेज की, तो परसेंटेज में पंजाब आएगा। पंजाब क्या है? अपना कुल जो क्षेत्र है उसका 98.71% क्या है? वो एरिगेटेड है, मतलब कि एरिगेटेड के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग। ये हमको याद रखना है। मतलब इन 2 स्लाइड में हमने एक चीज कॉमन सी देखी है
कि आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से निश्चित है, जैसे यहाँ अभी एमपीटी टीम पूछा था, तो ये हमको याद रखना है, अभी 330 वाला याद रखना है या 315 याद रखना है, और यहाँ पर याद रखना है कि 200.2 मिलियन हेक्टेयर, ये क्या आ जाएगा ग्रोस। यहां हमने पंजाब को देख लिया। अब इंडिया टोटल एरिया अंडर इरिगेशन की बात करेंगे हम। इंडिया टोटल एरिया इरिगेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 64.7% जो है वो महाराष्ट्र चला गया है, 2021-22 का डाटा। ठीक है, कौन है यहाँ पे। अब अंडर इरिगेशन में यहाँ पर हम अगर बात करें टोटल अंडर इरिगेशन में, तो यहाँ पर ये आया है। इरिगेटेड एरिया में अगर बात करें, इरिगेटेड एरिया में तो चाइना प्रथम स्थान पर आता है। एक सेकंड रुके आप, थोड़ा सा क्या हो रहा है, एक सेकंड। आज नहीं है काम, भाभी मना कर देते। नहीं है, नहीं आज नहीं है, आज नहीं, बाहर जा रहे। जाना पड़ा। चलो ठीक है, देखते हैं। वो गेट खोल दो, मैंने लगा दिया गलती से, कोई आएगा तो। एरिगेटेड एरिया चाइना, ठीक है भाई, इसमें किसी को डाउट है क्या। वो मिलियन हेक्टेयर, अच्छा एक, हाँ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ सॉरी, वो क्या है, इंडिया टोटल एरिया अंडर इरिगेटेड, हाँ वो मिलियन हेक्टेयर है, बिल्कुल सही भाई। ये क्या है, ये मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है, महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र तो वही तो मुझे कंफ्यूजन हुआ था, हो क्या रहा है। चलो ठीक है भाई, ये इसको मिलियन हेक्टेयर कर लेना। हाँ मिलियन हेक्टेयर कर लेना इसको, क्योंकि बुक में जहां नहीं दे रखा उसको लिखते जाना आप। ठीक है, ठीक है। अब देखें आगे, नेट एरिगेटेड एरिया जो है हमारे यहाँ, अगर हम बात करें, यहाँ एरिगेटेड एरिया में चाइना अभी प्रथम पे और बहुत कम आगे है। इसके बाद में किसका स्थान आता है, इंडिया का। लेकिन इन दोनों में आगे पीछे होते रहते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब देखो, नेट एरिगेटेड एरिया में 49% जो है ऑफ द टोटल नेट सोविंग एरिया, जो टोटल हमने बोया है उस टोटल सोविंग का 49% जो है वो एरिगेटेड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब ड्रॉप के अंतर्गत कितना चला जाता है, 51% जो होता है सूखे के अंदर चला जाता है। इसलिए हमारे यहाँ बारानी खेती ज्यादा होती है। क्या बोलेंगे हम, हाँ मिलियन हेक्टेयर, वो महाराष्ट्र नहीं है, वो बाय मिस मुझसे हुआ है, वो क्या है दिखता ऐसे ही है। अब देखिए यहां पर द हाईएस्ट इरिगेशन स्टेट कौन सा है, मुझे बताओ। द हाईएस्ट इरिगेटेड स्टेट 17.6 मिलियन हेक्टेयर, ये ऐसा लिखना था उसको, 17.6 मिलियन हेक्टेयर। उसमें अभी प्रथम स्थान पर अगर हम बात करें, प्रथम स्थान पर, तो यहां पर कौन आ रहा है, यूपी आ रहा है। अभी आपको ध्यान रखना है कि टोटल अगर हम एरिगेटेड की बात करें क्षेत्रफल पे, यहां पर हम, तो यहां पर हमको हाईएस्ट एरिगेटेड स्टेट यानी एरिया में अगर हम बात करें तो एरिया में यूपी आता है, क्योंकि बड़ा स्टेट आता है। लेकिन परसेंटेज का जब भी बात आती है, परसेंटेज की जब भी बात आती है, पंजाब पे जाना पड़ता है। ठीक है, परसेंटेज में कहा जाएंगे, पंजाब में। लेकिन अगर हाईएस्ट एरिया एरिगेटेड स्टेट पूछ ले जिसमें वो परसेंटेज की बात ना करे, तो चाहे भले वो आपका एरिया में हो, तो यहां पर हमको यूपी को ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, फादर ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, भारत में इरिगेशन और इंडिया है के पिता जो है KL राव है। और राव जी एक और कौन है, एक और जगह राव है जो फादर ऑफ सोरगम के हैं। क्या है, फादर ऑफ सोरगम। फादर ऑफ सोरगम भी कौन है, गंगा प्रसाद राव जिनका नाम है ना। और यहां पर भी राव ही है। देखते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर इन टोटल वर्क फोर्स, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर वर्कर इन टोटल वर्क फोर्स, जो टोटल वर्क करते हैं उन टोटल वर्क का एग्रीकल्चर में वर्क कितना है, वर्कर कितने हैं, तो वहां पर 54.6, कितना है, 54.6 यहां पर है।
ठीक है। अब यहां पर इसको ये याद रखना, जब भी डाटा 0.5 से ऊपर चला जाता है तो वो 55% के पास वो पहुंच जाएगा, है ना। ठीक है। टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, तो यहाँ पर टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, तो यहाँ पर 80% है। ये अभी अपना काम का नहीं है, लेकिन ये काम का है अपने को, ये अपना काम का है, इसे आपको ध्यान रखना है। एमपी में 24.62 है, एमपी में 24.62 है, और एमपी फर्स्ट है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे, छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पे चला गया है फॉरेस्ट एरिया में। क्रॉपिंग इंटेंसिव ये अभी और आया था 143.6, डबल से रिपीट हो गया है। अब यहां हम थोड़ा सा रुकेंगे, यहां हमारे क्वेश्चन बनेंगे और यहां हमको समझ में आएगा कि क्या है। ये सारे डाटा आप जितने भी देख रहे हैं, ये सारे डाटा मिलियन टन में है। किसमें है? मिलियन टन में है, एमटी में है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दो डाटा चलता है, एक तो मिलियन टन और मेट्रिक टन, और एक अलग चलता है, मेट्रिक टन अलग चलता है, मिलियन टन अलग चलता है। यहां हम देखेंगे, सबसे पहले क्रॉप है हमारे पास, 2021-22 का डाटा है। फिर टारगेट कितना दिया गया था, और हमने यहां पर प्रोडक्शन कितना किया, मतलब इन चीजों को हम डिफरेंट देखते हुए पढ़ेंगे। तो सेकंड एडवांस एस्टिमेशन 2023 के विषय में हम बात करेंगे कि कितना हुआ। यहां राइस के विषय की बात करें तो 2021 में जो था 129.9 मिलियन टन था, एमटी था। टारगेट कितने का दिया गया था? 130.5 का टारगेट हमारे पास 23 में दिया गया था, लेकिन हमने 130.83 मिलियन टन का उत्पादन किया है। अब ये डाटा आपको याद रखना सेकंड एस्टिमेशन के आधार पे। कहां पे? 2023। ये क्या लिखा है? सेकंड एडवांस एस्टिमेशन 2023। वीट की अगर हम बात करें तो 107, और यहां पर टारगेट था 112 का। ये 21 का डाटा है, 21-22 का डाटा है, ये 22-23 का डाटा है, ये हम बोलेंगे 22-23 का डाटा है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो 112 का टारगेट था, लेकिन 112.18 हमने जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया। अब देखो भाई, टोटल प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हमें क्वेश्चन आता है कि प्रथम पर कौन है, फर्स्ट कौन है? भारत में उत्पादन पे प्रथम नंबर पर कौन आता है? तो राइस आता है। ये आपको दिख रहा है 129 और 107 दिख रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है कि फर्स्ट कौन है। और सेकंड कौन है? सेकंड में कौन आता है? तो सेकंड में भारत में उत्पादन में, अनाज उत्पादन में प्रथम पर कौन आता है? धान आता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? गेहूं आता है। ये हमें ध्यान रखना है। ये दो ही डाटा है जो आपको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद कहां जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। ज्वार है 4.15 मिलियन टन, टारगेट 6 का था, लेकिन हम उतना उत्पादन नहीं कर पाए, इसीलिए इन पे रिसर्च अभी बाकी चल रही है, या इनकी बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, और अभी तो देसी वैरायटी मिल ही नहीं पा रही है। बाजरा 9.4 मिलियन टन था। कितना मिलियन टन था? 11.3 आया, 9.7 हमने यहाँ पे प्रोडक्शन किया, मतलब इसके टारगेट को भी नहीं छू पाए, इसके टारगेट को भी हम नहीं छू पाए। मक्का 31.6 मिलियन टन था 21 में, टारगेट हमको दिया गया था 33.7 का, लेकिन हम 33.2 तक ही पहुंच पाए, मतलब इसके भी पूर्ण रूप से टारगेट पे हम नहीं पहुंच पाए। तो तीसरा डाटा आपको ये याद रखना है, यहाँ पे कौन सा? 31.6। बाकी सब डाटा मत पढ़ना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हमारे लिए जो है पहला डाटा राइस का, दूसरा वीट का, तीसरा मक्का का। लेकिन अभी हमारे पास कितना हुआ? तो 33.2 हमको मिलियन टन प्राप्त हुआ। रागी 1.7, तो पहुंचे कितना? टारगेट जो दिया था 2.5 का, और हम 2 तक भी नहीं पहुंच पाए। स्मॉल मिलेट ये भी कोई खास नहीं है, बार्ले भी नहीं है। अब टोटल सीरियल, ये हमको डाटा याद करना है। जो टोटल अनाज है, इसके अलावा और भी जो अनाज है हम उत्पादन कर रहे हैं, उसमें टोटल क्या आया, उस टोटल को देखेंगे। 21-22 में 288.1, टारगेट था 298 का, लेकिन यहां पर सेकंड एस्टीमेट जो है वो 200, यहां पे क्या दे रहा है? 95.7 मिलियन टन दे रहा है। टोटल फूड ग्रेन नहीं बता रहा हूं, अभी उसमें दूसरी चीजें भी ऐड होगी, मैं केवल अनाज की बात कर रहा हूं। इसलिए टोटल अनाज में आपको ये डाटा याद रखना है कि 295.7 मिलियन टन डाटा केवल अनाज से प्राप्त हो रहा। अभी पल्स और दूसरे फूड ग्रेन तो हमने जोड़े नहीं है, तो टोटल फूड ग्रेन कितना हो जाएगा?
330 मिलियन टन, है ना। तो यहाँ अपने को केवल अपन ने सीरियल की बात करी, इसमें अभी पल्स अपन ने नहीं जोड़ा है। जैसे ही हम पल्स जोड़ देंगे इसमें, तो ये डाटा कहाँ पहुंच जाएगा, 330 मिलियन टन टोटल फूड ग्रेन पे पहुंच जाएगा। तो हमको टोटल फूड ग्रेन नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, केवल अनाज वाली फसलें हैं, केवल उनको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सीरियल यानी अनाज वाली फसलें। तो ये डाटा 295.7 मिलियन टन आपको याद रखना है कि केवल अनाज का। क्रॉप में वापस हम देखेंगे तो अब हम यहाँ पर किससे आ गए, क्योंकि देखो मैंने ऐसी डाटा लिया उसका कि हम यहाँ पे टोटल पल्स का लगा देंगे, है ना। टोटल पल्स का क्या, ग्राम को आपको याद रखना है 13.54 मिलियन टन। मैंने सारे डाटा मिलियन टन में लिए हैं, लाख में नहीं लिए हैं, है ना, मेट्रिक टन में नहीं लिए, लाख में नहीं लिए। मतलब 13.50 का टारगेट था, लेकिन हम यहाँ पर सेकंड एडवांस एस्टिमेशन में 13.6 मिलियन टन पर पहुंचे हैं। मतलब जो हमारा टारगेट था हम उससे ज्यादा पे पहुंच चुके हैं। मतलब अभी दाल उत्पादन में हम सरप्लस में हैं। 13 याद रखना किसका, ग्राम का। रेड ग्राम क्या, अब आपको ये भी याद रखना है, रेड ग्राम जो है यहाँ पर, वह यहाँ 2021-22 में 4.22 टारगेट था, 4.55 का, लेकिन ये 3.66, लेकिन अच्छा टारगेट रहा। अब आपको यह लगता है कि टोटल जो पल्स होती है, टोटल जो पल्स होती है, इसमें 50% हिस्सा अकेला टोटल पल्स में कौन रखता है, क्वेश्चन पूछता है। यही से क्वेश्चन वो पूछा लेता है कि भाई क्या होता है। तो 50% अगर हम देखें तो यहाँ पर चना अकेला, और 25% अकेला कौन हिस्सा रखता है, रेड ग्राम। तो ये दो का परसेंटेज यहाँ पे याद रखना, क्योंकि इनको ना पूछते वो ये इसको पूछ लेता है। बाकी का टोटल जो आएगा यहाँ तक, ये टोटल कितना 25% पे पहुंचता है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अभी डाटा में क्या है, इसका रेशो अभी बढ़ चुका है, ठीक है। हाँ, बुक में नहीं है रिया, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि आपको ये कुछ कुछ डाटा जो है, ये अपडेट डाटा है, ये मैं कहीं से नहीं लाया हूं। ये जो सेकंड एडवांस एस्टिमेशन है जो भारत सरकार ने दिया है हमको, मैं वही डाटा पढ़ा रहा हूं, है ना। तो ये डाटा जो है, कुछ डाटा बुक में नहीं है, लेकिन इसको सिस्टमेटिक लेके आया हूं। अभी और भी ऐसे डाटा मिलेंगे आपको जो बुक में नहीं है, लेकिन उसमें करेक्शन होते हैं। तो करेक्शन कुछ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो एस्टिमेशन जो आया भारत सरकार का, मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैं अलग से कहीं से नहीं लाया हूँ, किसी बुक से नहीं उठाया मैंने। जो भारत सरकार का जो सेकंड एडवांस एस्टिमेशन 2023 है, वही डाटा मैं पूरा अपनी स्लाइड में लेकर आया हूँ। बाकी फिर आपको याद रखना, लेंटिल जैसे है 1.26 और वहां तक गया। लेकिन लेंटिल का याद रखना, चाहे उत्पादन आ जाए, चाहे प्रोडक्शन आ जाए, चाहे एरिया आ जाए, लेकिन लेंटिल के तीनों क्षेत्र में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, तीनों में एमपी का नाम आता है। अदर पल्स, खरीफ पल्स है कुछ 0.7, अदर रबी पल्स जो है 1.97। अब आते हैं हम टोटल पल्स कितनी उत्पादन हुई। टोटल पल्स यहाँ पर देखो हमको 27.30 हमने यहाँ पे की थी, मतलब अप्रोक्स यहाँ पर 28 का डाटा आया था। पिछली बार कई डाटा पढ़ा था मैंने। अब देखो यहाँ पे टारगेट क्या है, 29.55 का टारगेट दिया था, लेकिन यहाँ 27.81 पूछा था। आपको यहाँ क्वेश्चन जो है वो 28 मिलियन टन के आसपास पूछ सकता है। ये पल्स के लिए याद रख लेना, टोटल पल्स है 27 से 28 मिलियन टन। यहाँ ये रखोगे तो 27.81 मतलब 0.5 से ऊपर पहुंच गया। तो हम यहाँ पे वो डाटा में 28, 30, 32, 22 ऐसे डाटा पूछे तो हमको 28 बताना है। अब यहां पर अगर डाटा एक और बता रहा हूं, अगर आपको 27 भी पूछ ले, 28 भी पूछ ले, तो भी आपको 28 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 27 से तो ज्यादा है ये डाटा, इसलिए हमको 28 की ओर जाना पड़ता है। आप टोटल फूड ग्रेन की बात करें, टोटल फूड ग्रेन में सीरियल क्रॉप और पल्स क्रॉप दोनों ऐड हो जाती है। तो अगर हम यहां पर इसकी बात करें तो यहां डाटा थोड़ा सा मिस हुआ है, ये 315.6 मिलियन टन है, ठीक है, ये डाटा मिस हुआ है 315.6 मिलियन टन। लेकिन टारगेट रखा गया था 328 मिलियन टन का। कितना, 328 मिलियन टन का टारगेट रखा गया था।
लेकिन अभी सेकंड एस्टिमेशन में आपका 332 यहाँ पे कितना आया, 323 आया है। कितना आया, 323। एक सेकंड रुके जरा। हम्म ये यार डाटा चेंज आएगा कुछ भी, ये 23 नहीं आएगा, ये 30 आएगा। यहाँ पे 330 मिलियन टन हुआ है भाई, या ऐसा नहीं, यही हुआ है, क्योंकि डाटा अगर हम जोड़ेंगे तो डाटा जुड़ के आएगा ना, डाटा जुड़ के आएगा। एक सेकंड में डाटा जोड़ ही लेता हूं ना, डाटा जुड़ जाएगा वो तो। 295, देखो 295 और 27, यहाँ पे और भी पॉइंट वाला नहीं लिया, हमारा एग्जैक्ट निकाल रहे अपन। हाँ तो एक, हाँ यही आ रहा है, पर डाटा तो यही निकल रहा है। दोनों का एस्टिमेशन हो सकता है थर्ड एस्टिमेशन का अलग गया हो, लेकिन टोटल 330 ही याद रखना है, 330 मिलियन टन। क्योंकि हो सकता है तीसरा, क्योंकि हमने दूसरा जो लिया है सेकंड एडवांस एस्टिमेशन, हमने सेकंड लिया है, थर्ड नहीं लिया है। क्योंकि जो सेकंड हमारे पास मिला है अभी, थर्ड मिला नहीं, लेकिन टोटल जो है वो 330 ही याद रखना है। यहाँ जोड़ आ रहा है, जोड़ अपना कितना आ रहा है यहाँ पर, 322-23 ही आ रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन हम इसको कितना याद रखेंगे, 330 याद रखेंगे। देखो अब देखते हैं सोयाबीन पर, यानी कि अब हमारी क्या क्रॉप आ जाती है, ऑयल क्रॉप आ जाती है। क्या आ जाती है, ऑयल क्रॉप। ऑयल क्रॉप में सोयाबीन जो होता है वो 13%, तो 13 मिलियन टन, ठीक है। क्योंकि 12.98 है तो ऐसे ही डाटा याद करेंगे। यहां पर हमारा टारगेट कितना था, बोले 15 मिलियन टन का था, लेकिन उत्पादन कितना हुआ, तो हम बोल देंगे 14 मिलियन टन हुआ। मतलब पिछली बार 13 था, टारगेट 15 का लिया था, लेकिन 14 मिलियन टन के आपने। हाँ नहीं, ये जो लेंटिल है ना, ये नया डाटा बता रहा हूं मैं, लेंटिल का नया डाटा पढ़ा है मैंने। यूपी है प्रथम, लेकिन अभी लेंटिल का नया डाटा है, तीनों में अभी एमपी आ गया है ना। क्योंकि एमपी में लेंटिल का उत्पादन अच्छा हो गया अभी। ग्राउंड नट 10.13, यानी कि ये 12, ये 13 है तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा मिलियन टन। शीशम को मत याद रखना, नाइजर आपको नाइजर सीड को ये याद रखना कि ये ऑयली फसल है, ऑयली क्रॉप है, ठीक है। क्रूसी फेरी के अंतर्गत आती है। इसके बाद में सनफ्लावर है, रेप सीट है, लाइन सीट है, सनफ्लावर है, केस्टर है। टोटल अगर 9, टोटल कितने दे रखे, 9 ऑयल सीड क्रॉप दे रखे, तो 37.96 मिलियन टन कहां पे था, ये 2021-22 में। लेकिन 2021-22 की अगर हम बात करें तो टारगेट यहाँ पे कितना दिया था, 41 दशमलव यहाँ पर 34 का मिलियन टन का टारगेट दिया था। लेकिन सेकंड एडवांस एस्टिमेशन में 40 मिलियन टन हमको यहाँ पर उत्पादन प्राप्त हुआ। हाँ थर्ड एस्टिमेशन में है वो, सही है। ये सेकंड एस्टिमेशन आया है अभी मेरे पास, ठीक है। 330 ही याद रखना है उसका, वो थर्ड में हमारा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कितना आया, 20। अब देखेंगे दो मतलब क्या करेंगे, 2023 वर्ल्ड पल्स डे, 2023 का जो वर्ष पर डे बनाया गया है, पल्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम जरूर याद रखना। वर्ल्ड पल्स डे जो है, इसकी एक थीम अपने को याद रखना है यहाँ पे। बीपीएल बिलो प्रोवर्टी लाइन, इसका हिंदी याद रखना, बिलो प्रोवर्टी लाइन जो है ऑल इंडिया 21.9% है, और छत्तीसगढ़ इसमें प्रथम स्थान पर है। सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, ऑल इंडिया में कितने हैं, 21.9%, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है 39% के साथ प्रथम स्थान पे है, और झारखंड सेकंड नंबर पर है 37% के। और टोटल इंडिया का अगर देखें तो 21.9%, यानी कि हम यहाँ पे लगभग 22% का आंकड़ा, 22% का आंकड़ा लेके हम चलेंगे, ठीक है। अब देखें परंपरागत कृषि विकास योजना पीके, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY एमपी मेड इन मंडला
ये याद रखना। ब्रांड नेम क्या दिया इसका, आपको ब्रांड नेम याद रखना कि यहाँ पर परंपरागत कृषि विकास योजना PKV भाई, इसको एमपी में मेड इन मंडला के नाम से दिया गया है। इसका ब्रांड नेम क्या है, मेड इन मंडला। मतलब मंडला के लिए एक बहुत अच्छी बात है ये कि मंडला में इसका नाम दिया गया है मेड इन मंडला, ब्रांड नेम दिया गया है। किसी भी योजना का यदि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को लेकर कार्य किया जाता है तो उसके लिए गर्व की बात होती है। तो मेड इन मंडला क्या है, यहाँ पर ब्रांड नेम किसका, PKV भाई का। हाईएस्ट ग्रो रेट GSV इन एग्रीकल्चर स्टेट झारखंड में रहा है 26.4। ये भी आपका कोई इतना काम का नहीं है, हमको तो यहाँ पे याद रखना है कि MP का GSV कितना रहा है 9.52, कोई काम का नहीं। अब एग्री न्यूट्री गार्डन, आपको ये याद रखना है, एक ये ग्रामीण कृषि मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एग्री न्यूट्री गार्डन वीक दिया रखा है। यहाँ पे क्या होता है, महिलाओं को एकत्रित किया जाता है समूह में और उनको फिर यहाँ पर किचन गार्डन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, कुछ राशि दी जाती है जिससे ये लोग अपने घर की सब्जियां खुद उगाते हैं। और इसका एक डिजाइन भी इनके द्वारा दिया गया है कि किस तरह से उन्हें बनाना चाहिए, किस तरह से विकसित करना चाहिए। कब मनाया जाता है एग्री न्यूट्री गार्डन वीक, कब मनाया जाता है, 10 से 17 जनवरी को यहाँ मनाया जाता है 2022। इसका संबंध किससे है, अगर संबंध पूछ ले तो गृह उद्यान या हम बोलेंगे किचन गार्डन से इसका संबंध है, ताकि गांव में जो आज अपन देख रहे हैं ना, अभी सब्जी टमाटर चल रहा है, टमाटर तो आसमान छू रहा है। हाँ, केनल से अच्छी खासी होती है। जैसे आप यूपी चले जाओ, अभी एमपी में भी पता है नहरों का जाल काफी बिछ गया है, एमपी में भी बहुत सारी जगह नहरों से सिंचाई होती है। होशंगाबाद पूरा क्षेत्र नहर से होता है, सीहोर का आधा क्षेत्र होता है, भोपाल वाला क्षेत्र होता है, अभी यहाँ तक कि हमारे देवास जिले में भी नहर के जाल बिछ चुके हैं। तो नहर से सिंचाई सबसे बड़ा क्षेत्रफल लेकर जाता है, हरदा बेल्ट पूरा नहर से होता है। तो नहर का जाल जो है ना वो बहुत बड़ा जाल है और सबसे ज्यादा सिंचाई का क्षेत्रफल माना गया है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ घरेलू आय को बढ़ाने व खर्च को कम करने के उद्देश्य से चलाया गया है, ताकि महिलाओं को जो सब्जी लेनी पड़ रही है 100 रुपए किलो, ले ही नहीं रहे, गांव में तो छोड़ दिया है, हमने तो छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया भाई, 100 रुपए किलो के 150 रुपए किलो के टमाटर कौन खाएगा, इससे तो अच्छा जाके मार्केट से एप्पल ले आएंगे ना, और एप्पल खाओ। 4 दिन टमाटर नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। लेकिन ये समझ में भी आना चाहिए कि जो बिजोलियों ने बीच में दबा रखे हैं और यहाँ किसान 1 रुपए किलो में टमाटर फेंके थे और वहां आज 100 रुपए किलो पहुंच गया, तो इसका पैसा जो खेत में काम कर रहा है उसको भी नहीं मिल रहा है, जो बीच में बिचौलिया है और जो बेचारा वो बेच रहा है, जो माली जी है, उनको भी नहीं मिल रहा है। लेकिन बीच के बिचौलिए जो बीच में है उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। बालाघाट में भी हाँ बिल्कुल होती होगी। नहर बहुत अच्छा एक जाल बिछा रखा है और आने वाले भविष्य में नहर जो है बहुत बढ़िया काम करने वाला, ऐसा क्षेत्र जो अभी भी बंजर पड़ा है, अगर वहां से नहर निकलेगी तो बहुत बेनिफिट होने वाला। ठीक है, एग्री न्यूट्री गार्डन का वीक याद रखना आपको 10 से 17 जनवरी। किसके लिए है ये, घरेलू आय को बढ़ाने और खर्च को कम करने के सहयोग में यह कार्य करता है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, मिलेगा न्याय बढ़ेगी आय, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, आपको ये याद रखना है। इसका संबंध किससे है, तो याद रखना है यह योजना छत्तीसगढ़ में की गई है, ये भूपेश जी बघेल जो वहां के सीएम है उनके द्वारा की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, खेतीहर मजदूर को प्रति परिवार 6,000 रुपए सालाना और 10 लाख से अधिक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक लाभ पहुंचाना, ये वहां की सरकार ने एक फैसला लिया था। लेकिन हमको तो याद रखना कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना कहां पर है, तो ये हमको याद रखना छत्तीसगढ़ में है। पीएम कृषि संपदा योजना, अगला क्या है, पीएम कृषि संपदा योजना, पीएम किसान संपदा योजना, इसके क्या उद्देश्य है, क्या कारण था कि इसको लाया गया है, तो इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण का मतलब क्या है कि जो फूड प्रोसेसिंग होती है, जैसे मेगा फूड पार्क है, क्लस्टर है,
व्यक्तिगत इकाई के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा निर्माण करना, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसके घर टमाटर है, वो सोच रहा है कि 1 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, तो मेरे यहाँ टमाटर अच्छा होता है, मेरे क्षेत्र में अच्छा टमाटर अगर हो रहा है, तो एक व्यक्ति जो है उस क्षेत्र का भी विकास कर सकता है। मान लो टमाटर एक समय था कि 1 रुपए किलो में बेचे, अगर वहां किसी से 10 रुपए किलो भी ले लेता, 5 रुपए किलो भी ले लेता, तो उस किसान को फायदा होता। साथ में क्या होता है कि उसको वो मार्केट में बिचौलियों के बीच ना पहुंचा के अपने ही क्षेत्र में एक इकाई डेवलप कर देता केचप बनाने की। तो कर सकता है, खुद भी रोजगार बना सकता है और दूसरों को भी रोजगार दे सकता है, लेकिन उसके लिए उतना उसमें मतलब डेवलपिंग होना चाहिए। सबसे बड़ी जो कमी आती है वो किसकी आती है? पैसे की आती है। और आजकल तो गवर्नमेंट ने इन इकाइयों के लिए पैसा देना भी स्टार्ट कर दिया है। हाँ, दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। वहां बैठना भी पड़ता है, पता नहर के किनारे जिसका खेत होता है ना, उसको रात भर वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अगर मान लो पानी खेत में छोड़ दे तो रात भर में फसलें ही बह जाती है, बाढ़ आ जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे पीएम किसान संपदा योजना में क्या प्रभावी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनाना, किसानों को, प्रोफेसरों को, बाजारों को जोड़ना, खराब होने वाली वस्तुओं के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचा तैयार करना। तो ये मेनली अगर देखें तो ऐसी फसल के लिए जो जल्दी खराब हो जाती है, उनके प्रोसेसिंग करके उन्हें मार्केट में सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, ये इसका था और इसमें काफी राशि भी विकसित की गई है, फिर वो अपन नहीं देखेंगे। पीएम किसान सिंचाई योजना, अगला क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक बहुत बेनिफिशियल है। अभी तो मालूम नहीं पड़ेगा, जैसे अगर आपको पता हो तो अटल जी जो आए थे, जब अटल जी आए थे तो अटल जी ने बोल दिया था कि मुझे गांव गांव को जोड़ना है, मुझे बोले शहरों से मतलब नहीं है, मुझे गांव को जोड़ना है। गांव की जो सड़क है वो शहर तक आनी चाहिए, तो शहर का विकास होगा, नहीं तो शहर का कोई मतलब नहीं है। तो प्रधान जो अटल जी आए थे, तो अटल जी ने क्या किया था, एक कार्यक्रम चालू किया गया था। अटल जी ने ग्रामीण सड़क योजना जो विकास किया था वो सन 2000 में किया था। क्या बोला था हमने? ग्राम सड़क योजना। उस समय तो सब मजाक उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा। आज ऐसा कोई गांव नहीं, बहुत कम गांव बचे जिनको गांव को सड़कों से जुड़ा नहीं है। मतलब एक छोटी सी पहल अटल जी की आज हम यहाँ पर देखते हैं तो 2000 से लेके, हाँ, ग्राम सड़क योजना 2000 में, तो यहाँ क्या उस समय 2000 में दी थी, लेकिन आज आप 2023 में देखो कि ऐसे गांव जहां पर पहले कीचड़ होता था, बैलगाड़ी भी नहीं निकलती थी, आज उन गांवों में चाहे भले वो जो मैं बोलूंगा कि जो रोड है वो फूट जाता है कुछ कारणवश, लेकिन रोड तो हो गया या पक्का तो हो गया, कम से कम वो निकलने लगे। तो एक छोटी सी सोच ने 2023 तक कितना कार्य किया है। ऐसे ही प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, मतलब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहा हूं, अगर ये लागू हो गए तो पूरे भारत में, जैसे पंजाब की हम बात करते हैं 98% क्या है वहां का एरीगेटेड एरिया है, अगर मान लो मध्य प्रदेश का 70% क्षेत्र भी एरीगेटेड हो जाए ना, तो मध्य प्रदेश जो है ना वो बहुत आगे पहुंच जाए। यूपी का पूरा क्षेत्र अगर सिंचित हो जाए, 80% 70% वो हो जाए, तो कितना प्रोडक्शन हो, हम विदेशों को बेच सके। जो अनाजों की किल्लत आ रही है ना, जो रेट बढ़ रहे हैं, ये सारे डाउन हो जाएंगे। ये क्या है, 1 जुलाई 2015 को 5 वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए शुरू की गई थी। केवल इसका जो टारगेट था वो 5 साल का टारगेट था कि 5 साल, जैसे आत्मा प्रोजेक्ट में भी आता ना, वो प्रोजेक्ट आता है कुछ सालों के लिए आता है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, इसको लाया गया था केवल 5 साल के लिए, लेकिन इसके परिणाम बहुत उचित मिले और यहाँ सड़क या जैसे सड़कों का जाल बिछाया गया था, ऐसे ही नहर का जाल भी बिछा दिया गया है। अब देखे पीएम, हाँ आप मेन चीज तो भूल ही गए भाई। मेन चीज क्या, कब आया, ये सन याद रखना है। क्या याद रखना है? 1 जुलाई 2015 को ये योजना आई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पीएम मत्स्य संपदा योजना। अब ये मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को ये योजना आई। इस योजना के अंतर्गत जो जल के अंदर जितने भी जीव आते हैं, जिनका प्रोडक्शन करते हैं और हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं या इससे जो भी उत्पादन प्राप्त होता है,
उस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये मोनो भी तैयार किया था और इस पे काम भी किया। हमको तो याद रखना है कि 2020 में ये आई 10 सितंबर को। आप देखो पीएम मत्स्य संपदा योजना मोदी जी 17 सितंबर को ही ले लेना था इसको। अगर 17 सितंबर को ले लेते तो मोदी जी का जन्मदिन हो जाता, लेकिन इन्होंने 10 तारीख को लिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बीट डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में बीट डिस्ट्रीब्यूट जो किया गया था वो कहाँ किया गया, वो अफगानिस्तान को हमने दिया था गेहूं। मतलब जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते ना अपन सोसाइटी में, ऐसे ही हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, अफगानिस्तान को डिस्ट्रीब्यूट किया। एग्री इन्फिनिटी, एग्री इन्फिनिटी क्या है, डिजिटल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन यस बैंक के द्वारा चालू की गई। किसके द्वारा, यस बैंक के द्वारा चालू की गई। 28वां G7 समिट 26 से 28 जून 2022 में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर द्वारा शामिल हुए इसमें। G7 समिट जिसको 48वां हम बोलेंगे, तो जी समिट में ये शामिल हुए। अब ये कौन है, नरेंद्र सिंह जी तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री। केरला के सीएम पिनायुरी विजयन ने अलुआ यानी कि केरला में स्थित बीज फार्म को कार्बन न्यूट्रन फार्म घोषित किया। क्या बोला, बीज फार्म को कार्बन न्यूट्रन फार्म घोषित किया। यहां लिखा बेटर सोइल हेल्थ के लिए, किसके लिए, बेटर सोइल हेल्थ के लिए। भारत के केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र तोमर द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर अवार्ड 2030 नाम की बुक लिखी गई। आपको ये बुक याद रखना है, इंडियन एग्रीकल्चर अवार्ड 2023 के नाम से एक उन्होंने बुक लिखी है। इस बुक का हमको याद रखना है कि उस बुक का नाम क्या है। ये वो बुक है, ये आप देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर अवार्ड 2023, है ना। इसमें उन्होंने, हाँ एडिशन है ये, इंडियन स्टूडेंट एंड बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टडी एंड बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स को दिया है इंडियन एग्रीकल्चर अवार्ड 2023। आपको तो 2030 अगर आ जाए तो आपको बुक याद रखना किसकी, नरेंद्र सिंह जी तोमर की ये बुक है। श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर क्या है, केंद्रीय कृषि मंत्री। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या नाम है, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, ये हमको राज्य याद होना चाहिए। राज्य मंत्री कौन है, केंद्र। देखो 3 मंत्री चलते हैं, एक तो कौन है ये केंद्र के मंत्री हैं, एक राज्य के मंत्री है। कौन है राज्य के मंत्री, श्री कमल पटेल। एक इन दोनों के मध्य होता है, हाँ काफी टेबल बुक भी है, लेकिन इन दोनों के मध्य कोऑर्डिनेट करने वाले कृषि मंत्री कौन है, राज्य कृषि मंत्री कौन है। एक राज्य कृषि मंत्री और होता है, केंद्र राज्य कृषि मंत्री के नाम से उनको जाना जाता है। कौन है, याद हो तो इंदौर कॉलेज में उनको रोका गया था, गाड़ी के सामने सो गए थे, दूसरे गेट से जाना पड़ा था मंत्री जी को। बिल्कुल सही बात बता रहे हो, पुरुषोत्तम रूपाला, है ना, रूपाला नाम है उनका। पुरुषोत्तम रूपाला जी जो है, ये इन दोनों के मध्य कोऑर्डिनेट करने वाले कृषि मंत्री है ना। ये आपको ध्यान रखना, पुरुषोत्तम रूपाला शायद उनका नाम है। और मुझे अच्छे से याद है कि इनकी गाड़ी को इंदौर कॉलेज में रोका गया था, इसलिए कि भाई भर्ती निकालो, आपको ने 1 दशक 10 सालों से भर्ती नहीं निकाली एग्रीकल्चर की, तो उसके लिए इनको रोका गया था, है ना। राधे जाट सर के नेतृत्व में बहुत तगड़ी टीम है। देखो ठीक है, तो 3 के मंत्री देखेंगे हम तो, नरेंद्र सिंह जी तोमर, रूपाला जी और कमल जी पटेल। क्योंकि अब कमल जी पटेल अगर केंद्रीय कृषि मंत्री है, अपनी मांग को, मध्य प्रदेश की कोई मांग को अगर केंद्र सरकार के पास ले जाएंगे, तो वो डायरेक्टली अगर यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे तो वो किन से मिलेंगे, रूपाला जी से मिलेंगे और इनको बताएंगे कि भाई साहब ये समस्या है, तब ये चीज यहाँ से यहाँ जाएगी। तो इसलिए हर एक राज्य पे केंद्र की तरफ से एक व्यक्ति छोड़ा जाता है जो उसको कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि कृषि मंत्री को इतना टाइम नहीं होता, केंद्रीय कृषि मंत्री को, कि भारत के हर राज्य से वो संपर्क कर पाए। तो वो संपर्क करते हैं, लेकिन वहां उनके एक जो बीच में मध्यस्थ होते हैं, उनके माध्यम से वो करते हैं। टॉप वेजिटेबल प्रोडक्शन 2021-22 प्रथम पर कौन है, यूपी। पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर था, है ना, लेकिन 21-22 में कौन आया, यूपी आया है। और इसका डाटा जो है यूपी का भी अपन और पढ़ेंगे वेजिटेबल प्रोडक्शन का, ये 21-22 का डाटा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा,
यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? CACP क्या है? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस करता है, परंतु इसकी घोषणा कौन करता है? ये आपको ध्यान रखना, घोषणा इसकी भारत सरकार ही करती है। ये क्वेश्चन अगर आपको बार-बार डाउट आए तो डाउट मत करना, केवल CACP जो है अनुशंसा कर सकता है। CACP पैसे नहीं देता है, क्योंकि पैसे तो जो गवर्नमेंट में बैठा है उसी को देना पड़ता है, वही घोषणा करता है, घोषणा करके वो पत्र CACP को पकड़ा देता है कि लो भाई ये हमने दे दिया, इतना रेट देंगे हम तो। CACP केवल हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता है सरकार से कि आपके हाथ जोड़ ले, किसानों को इतना रेट दे दो। तो मान लो अगर CACP ने बोल दिया कि गेहूं के रेट 2500 दे दो, 3000 दे दो, 3500 दे दो, तो सरकार उस पर बोलेगी, मंथन करेगी, बजट देखेगी, बैठक बिठाएगी, सदन में बैठेंगे, फिर वो क्या करेंगे? लागू गवर्नमेंट ही करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लागू करती है। कौन कार्य करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको लागू करती है। CACP जो है इस पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस जो है इस पर जो है कौन करता है? भारत सरकार ही लागू करती है। इसे लागू कौन करता है? यही तो लागू करते हैं। CACP का तो केवल और केवल एक ही काम है, केवल वह अनुशंसा करती है, वह बताती है, मार्गदर्शन बोल दो आप। CACP केवल मार्गदर्शन करता है, रिपोर्टिंग, हाँ 2125 है ना, रिपोर्टिंग लेता है, रिपोर्टिंग लेता है पूरी सब्दूरकी की गेहूं के उत्पादन में कास्ट कितनी आ रही, लागत कितनी आ रही है। और याद रखना CACP लागत पे दिया जाता है, कुल लागत कितना हुआ है ना, कुल लागत के ऊपर दिया जाता है कि कितनी लागत हुई, प्रोडक्शन पे नहीं दिया जाएगा। याद रखना क्वेश्चन बन जाएगा। CACP जो है किसके ऊपर दिया जाता है? तो CACP जो है वहां किसान की लागत जो आ रही है उसकी लागत का 1.5 गुना देने का चलता है, वैसे 2 गुना देना चाहिए, 1.5 गुना देने का चलता है। ठीक है, इसकी घोषणा कौन करता है या इसे लागू कौन करता है? भारत सरकार अगर लागू ना करेगी तो लागू नहीं कर पाएगी। CACP केवल मार्गदर्शक है। एक ही बात अपने माइंड में रखना कि CACP केवल मार्गदर्शक संस्था है, वह केवल मार्गदर्शन ही करते हैं। 1996-97 में प्रथम बार MSP किस पर दिया गया था? गेहूं पर। क्यों? क्योंकि इस समय हरित क्रांति आई थी। क्या आई थी? यहाँ पे हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति के कारण सबसे पहले गेहूं पर MSP दिया गया था। और यहाँ हाल में 23 फसलों पर MSP दिया जाता है, जिसमें एक इस फसल को जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है, नारियल को, है ना। कमीशन कास्ट एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ही इसको देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है। CACP किसके अधीनस्थ कार्य करता है? तो भारत सरकार के अधीनस्थ कार्य करता है, कोई सरकार नहीं है वो CACP। CACP तो एक संस्था का गठन भारत सरकार ने इसलिए किया कि भाई जांच पड़ताल की जाए कि कितना हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रेट देकर, शायद रेट देने के लिए, पूरे रेट देने के लिए ही अनुशंसा के लिए बिठाया है। तो किसके अधीनस्थ काम करती है? भारत सरकार के। तो लागू कौन करेगा? भारत सरकार। रेट कौन देगा? भारत सरकार। घोषणा कौन करेगा? भारत सरकार। केवल अनुशंसा कौन करेगा? तो CACP करेगा, है ना। सॉरी 1996, हाँ हाँ ये 96 है। नहीं यार थोड़ा सा गड़बड़, 1 मिनट डाटा देखने दो मेरे को। 66 है वो, डाटा मिस हुआ है, 66 ही तो है वो। ये यहाँ पर डाटा मिस हुआ है ना, ये इसको 6 लिख देना, है ना। 66 67 पे हरित क्रांति उसके दौरान ही दिया गया था। अभी कितनी फसल पर है? 23 फसल। अब हम देख लेते हैं वो 23 फसल कौन कौन सी है। ये 23 फसल यहाँ पर दी गई है, जिसमें 7 तो सीरियल क्रॉप है, मतलब 7 जो फसल है ये तो है अनाज वाली फसल, 5 फसल है पल्स क्रॉप की है, 7 फसल ऑयल क्रॉप की है, 4 क्रॉप अदर क्रॉप है, व्यवसायिक फसल है। इन फसलों को मिलाकर 7 7 14, 14 4 18, 18 और अगर इसमें से 2 लेंगे 20 और 3 23, ये टोटल जोड़ कितने का हो गया? 23 का हो गया। अब इन 23 फसलों के आपको नाम याद रखना है कि कौन सी फसल जो है वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत आती है। पहला क्या है? पेड़ी आ गया पहला इसके अंतर्गत, वीट जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा कौन आ गया यहाँ पर? यहाँ पर पहला क्या आया? धान आया। दूसरा गेहूं आया। ये अपने को ध्यान रखना। यहाँ धान को पहला क्यों रखा?
हम प्रथम स्थान पर है, यहाँ इसमें हम द्वितीय स्थान पर है। इसके बाद में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, किसको याद रखना है? रागी। और रागी के अलावा क्या? बार्ले, रागी है और यहाँ पे क्या है? बार्ले। अब देखना पल्स में क्या? ग्राम, तोर, तोर किसको बोलते हैं हम? रेड ग्राम को, इसको हम क्या बोलते हैं? रेड ग्राम। मूंग को, उड़द को और इसको लेंटिल को। 5 हमने क्या ले ली? यहाँ पे पल्स ले ली, जिसमें 50% हिस्सा इसी का आ जाता है, 25% हिस्सा इसका आ जाता है, बाकी का सब 25% में। ऑयल क्रॉप में किसको लिया हमने? सोयाबीन को लिया, ग्राउंड नट को लिया, 2 मुख्य हैं। यहाँ पे किसको लिया है? सन फ्लावर को, रेपसीड, मस्टर्ड एंड नाइजर, और इसके बाद में सीसम को लिया गया है, तिल को लिया गया है। ठीक है, ये फसलों के नाम हमको याद रखना है कि कौन कौन सी फसल को लिया गया है। यहां आपको इस फसल को याद जरूर करना है, बाकी को तो याद हो ही जाएगा। अपने को पता है कि ज्वार है, गेहूं है, बाजरा है और इसके अलावा बार्ले है। एक ही फसल जो आ जाती है आउट, रागी। अब देखते हैं अदर व्यवसायिक कमर्शियल फसल में किसको लिया है, ये हमको यहाँ याद रखना है। यहाँ पे कॉटन है, कोकोनट की बाद में करूंगा, जूट है, शुगर केन है। यहां आपको याद रखना है कि कोकोनट को इसमें शामिल किया गया है। किसको? कोकोनट जो है इसको इसमें शामिल किया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देखो गन्ने के ऊपर क्या दिया जाता है, इसको मैंने सबसे लास्ट में लिखा है। गन्ने के ऊपर क्या? फेयर एंड रेन्यूअल क्या है? रेम्यूनेरेटिव प्राइस, FRP दिया जाता है। FRP शुगर केन पर दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना, यहाँ सब पर MSP, लेकिन यहाँ पर फेयर एंड रेम्यूनेरेटिव प्राइस यहाँ पर FRP शुगर केन को दिया जाता है। केंद्र सरकार ने 2023 सीजन के लिए नारियल को MSP की मंजूरी दी गई। ये क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। 2023 में किसको MSP की मंजूरी दी गई? क्योंकि इसके पहले आपकी जो फसलें थी, जिसको हम जो MSP पे तोलते थे, मापते थे, वह 22 फसलें थी। लेकिन एक फसल जो है, उस एक फसल को यहां पर और जोड़ दिया गया, यानी MSP की दायरे में मंजूरी दे दी। अब देखो मंजूरी किसने दी, ये देख लो जरा भाई, मंजूरी किसने दी? MSP ने मंजूरी दी। MSP ने केवल अनुशंसा की थी कि भाई नारियल को भी MSP में जोड़ ले क्या, ऐसा भारत सरकार ने से पूछा। MSP ने, भारत सरकार ने जब ये पूछा कि MSP के अंतर्गत हम इसको ले आए क्या, नारियल को, तो इन्होंने अपने कागज पेश किए। तो CACP ने क्या किया? सिर्फ कागज पेश किए, अनुशंसा की, लेकिन उसे ऐड करने का कार्य जो है, हाँ टोटल 23 है, अब मैं बोलता हूँ यही तो भाई, अभी तक कितने थे? 22 थे। लेकिन केंद्र सरकार ने 2023 सीजन के लिए नारियल को MSP में मंजूरी दे दी है, और MSP में मंजूरी देते ही एक फसल प्लस हो गई, तो अब 23 फसल है। ठीक है, अब क्या है? अब टोटल हमको 23 याद रखना है कि 23 फसल पर MSP दी जाती है। अब वहां ऑप्शन में अगर 23 ना आए और केवल 22 है, तो 22 लगाएंगे फिर मजबूरी, और 22 भी और 23 भी है, तो 2023 में आप देखो कितना अच्छा डाटा आया कि 2023 में 23 फसलों पर कितना अच्छा डाटा दिया। 2023 में 2022 तक 22 फसल थी, 2023 जैसे लगा 2023 में 23 फसलों को मंजूरी दे दी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खोपरा, उसे हमने नारियल में भी किसको, नारियल, हम नारियल बोलते हैं लेकिन खोपरा डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो नारियल में भी खोपरा को दिया गया है 2023 सीजन से। नारियल में किसको? खोपरा को, लेकिन वो नारियल ही गिनाता है, वहां हम खोपरा नहीं लिखते। और अगर खोपरा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, खोपरा बनता तो नारियल से ही है ना। ठीक है, तो बहुत अच्छा डाटा मुझे लगा कि 2022 तक अगर पूछ ले तो 22 फसलें, 2023 का पूछ ले तो 23 फसलें। ठीक है, याद आएगा। डाटा कहीं हो तो चेंज कर लेना भाई, इसमें तो डाटा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि देखो डाटा चेंज होता रहता है, इसलिए हमको बड़े याद रहेगा। MSP में
23वीं फसल कौन सी है? खोपरा, या ऑप्शन में खोपरा ना हो तो नारियल आएगा। और अगर ऑप्शन वो पुराना उठा के दे दे 22 का, और अगर 23 ऑप्शन ना दे और अगर वो लिखित में दे दे कि 2022 में कितनी फसलें थी एमएसपी के लिए, तो 22 थी भाई, 2023 लगा, 2023 ले ली। हो सके भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे, 2024 में एक और फसल को जोड़ ले। तो मेरा तो यही की आशा ये कि 2022 से 22 याद हो जाएगा, 2023 से 23 याद हो जाएगा। ऐसे याद करने के तरीके हैं अपने। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खरीफ मार्केटिंग सीजन, खरीफ मार्केटिंग सीजन में इन्होंने ये इनका प्राइस दिया था 2022-23 का और 23-24 का। हमको तो 23-24 में याद रखना है और इंक्रीजिंग याद रखना। सबसे पहले तो हम इंक्रीजिंग को देख लें। यहाँ पे भाई देखो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई, यहां से अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 10-23 इस पे सबसे ज्यादा वृद्धि है। क्या है भाई ये फसल? बस ये क्वेश्चन हमारा यहां से है। एक क्वेश्चन तो यहां पे हो गया, एक क्वेश्चन तो यहां पे हो गया कि सबसे ज्यादा वृद्धि एमएसपी की किस फसल में हुई। 2023-24 में अगर हम बात करें तो 85-58 यहां पर रेट आया है। पहले कितना था? 77-55 था। यहां से यहां तक जो ग्रोथ हुई वो 10.35 की। यानी हमारा क्वेश्चन आएगा कि 2023-24 में सर्वाधिक वृद्धि किस फसल पर हुई एमएसपी की? तो किस पे हुई? 10.35%। लेकिन किस पे हुई? मूंग की फसल पे हुई। तो मूंग हमारे लिए इंपोर्टेंट है, इन्होंने उसी क्रम में लिया है, बढ़ते क्रम में। अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि वहां दूसरी फसल कौन सी है जिस पर सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो दूसरी फसल में यहां पर कौन हो जाएगा? तो हमको याद रखना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 फसल याद रखना। तीसरी फसल अगर पूछ ले कि जिस पे एमएसपी में वृद्धि हुई तो कॉटन, 3 के बाद मत याद करना, लेकिन 3 तक जरूर याद रखना। ये 3 फसल जो है, ये 3 फसल है, अगर आपको वृद्धि पूछे तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, पहला मूंग, दूसरा शीशम और तीसरा कॉटन है। ये 3 फसल हमको याद रखना है कि सबसे ज्यादा एमएसपी पर वृद्धि हुई है। तो इन 3 फसल की फर्स्ट में मूंग, और किसकी पूछेगा? वो वृद्धि परसेंटेज की। परसेंटेज भले ही मत याद करना, लेकिन परसेंटेज एवरेज याद रखना। 10 के समथिंग है, 10-35, 10-28 और 10-03। ठीक है, बाकी ये सबके एमएसपी है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ग्राउंड नट का एमएसपी है 6370 रुपए, कॉटन मीडियम स्टेबल। अब ये कॉटन भी किसका? लॉन्ग स्टेबल वाले में बड़ा, जिसके लॉन्ग स्टेबल पाए जाते हैं उसमें। अब यहाँ पर ज्वार है और रागी है, रागी को भी एमएसपी में लिया। ये भी याद रखना एमएसपी में किसको है, कौन सी फसल एमएसपी में शामिल है सीरियल क्रॉप में। तो यहाँ पे याद रखना है, पूछेगा अनाज वाली फसल में कौन सी फसल शामिल है एमएसपी में, तो रागी। ज्वार हाइब्रिड का, पेड़ी का, सबका अलग अलग दे रखा है इन्होंने है ना। उड़द है और ऑल ओवर अगर देखें इसमें रेट नहीं देखेंगे भाई, अपन पता लगे कि इसके रेट ज्यादा है, इसके रेट ज्यादा है, तो रेट नहीं देखते हुए अपन केवल ये ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज किसका बड़ा है। ठीक है, ये तो डाटा याद करने का है। आपको अभी पीडीएफ में कल अपलोड करा दूंगा, क्योंकि आज पीडीएफ में और थोड़ा सा आगे इसके आगे करेक्शन करना है, इसके बाद में अपलोड करा दूंगा। केंद्र ने रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया, कीमत रुपए प्रति क्विंटल में। तो गेहूं पर कितना बढ़ाया? तो गेहूं पर आपको याद करना है, क्योंकि हमें मेन फसल का याद करना है। जैसे अभी किसी ने कमेंट किया था, तो 21-25 सॉरी, ये आपको याद रखना है कि गेहूं पर एमएसपी कितना दिया। इसके बाद में जौ पर 1735, चने पर 5335, ये आपको याद रखना है, 5335। मसूर पर 6000, सरसों पर 5450 और कुसुम पर जो है 5650 दिया गया। अब हमें याद रखना है यहाँ पे कि इनमें सब में अगर अपन देखें तो एमएसपी में केवल हमको यहाँ पर रेट याद रखना है जिसमें इसके रेट पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने राइस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि राइस में सबके अलग अलग रेट होते हैं, राइस सब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग के रेट इसमें डिसाइड होते हैं। तो यहाँ हम केवल गेहूं के विषय में ज्यादा याद करें, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल
कौन सी है मध्य प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल? बताएं जल्दी। दो फसल ही है, लेकिन उसके कारण नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें ग्रेड अलग चलती है। बताएं, कमेंट करें। चिन्नो और धान, हाँ वो सब में अलग अलग चलता है, इसीलिए तो वहां प्रॉब्लम है कि किस राइस के लिए कितना दिया गया है, वो थोड़ा सा विडंबना वाला काम है। गेहूं है कि धान है, फिर देख लें। भाई विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल धान, और एमपी की मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं, है ना। ये याद रखना, गेहूं ही आएगा इसका। ठीक है, ठीक है, और देखते थोड़ी देर ये स्लाइड और देख लेते। देखो आगे क्या है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, मेरीन प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1972 में बनी, लेकिन 1972 में कोची, लेकिन हमें 1972 से एक डाटा याद रखना, मध्य प्रदेश में सिंचाई आयोग की स्थापना 1972 में बनी थी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी न्यू दिल्ली, अपेडा जिसको हम बोलते हैं, इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी न्यू दिल्ली, जिसे हम बोलते हैं अपेडा, 1985 में बनी थी क्या, 58 क्यों याद आ रहा मुझे, अपेडा 85 दे रखा। चेयरमैन कौन है, मधुरयान एगी मलाई, ये भले ही मत याद करना है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि अपेडा की जो स्थापना हुई है, सही है भाई, अपेडा की स्थापना, अपेडा की स्थापना हाँ 86, 85, 86, ठीक है। अब देखें, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य भारतीय खाद्य निगम नई दिल्ली 1964, श्री अशोक के मीना, अभी इनको याद मत करना आप, है ना। कमोडिटी क्या था, मेनली वीट एंड राइस इसका है, मतलब आपको अगर पूछ रहे कि मेनली टारगेट क्या है भारतीय खाद्य निगम का, तो भारतीय खाद्य निगम का वीट एंड राइस ये इसका मेन टारगेट है ना। मेन टारगेट क्या है ये, हाँ 86 होगा, है ना, वो 85 लिखा, वही मेरे को डाउट हुआ, क्योंकि देखो कुछ चीजें क्या है एकदम आती तो ऐसा लगता है कि यार इसमें डाउट है, कोई बात नहीं। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या आया, देखो ये इसका मुझे ध्यान आ रहा था, नई दिल्ली नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये 20 अक्टूबर, क्या है, 20 अक्टूबर 1958 में न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे याद कर लिया कि अगर ये नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन अगर पूछ ले इसका, तो इसका क्या है 1958 है, तो मैंने उसका इस डाटा को घुमा दिया, तो यहाँ पे क्या 85 86 हो जाएगा। ठीक है, अपेडा चेयरमैन है डॉक्टर विजयेंद्र सिंह, डॉक्टर एमडी राजवीर सिंह पवार, तो इनको याद मत करना। इसकी कमोडिटी क्या है याद रखना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका ऑयल सीड, पल्स और कोकोनट, इस पे ये काम करता, किस पे काम करता है, ये कमोडिटी जरूर याद रखना, क्योंकि इसके पहले हमने कमोडिटी याद देखी वीट और राइस। अगर अपेड़ा के विषय में पूछ ले इसकी कमोडिटी क्या है, तो गेहूं और धान इसकी कमोडिटी है। इसके बाद में सॉरी उसको नहीं, क्या बोले इसको, भारतीय खाद्य निगम का, इसका नहीं, भारतीय खाद्य निगम का अगर कमोडिटी पूछ ले तो वीट और राइस आएगा, है ना। और इसके बाद इसकी कमोडिटी पूछ ले तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे पल्स है, ऑयल सीड क्रॉप है और कोकोनट है। कुल भूमि का अधिकतम 1% किसके पास में है, मिजोरम के पास में है। ठीक है, प्रतिशत। अरुणाचल प्रदेश इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है, मेघालय तीसरे स्थान पर। प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 0.8 हेक्टेयर है। हाईएस्ट नेट इरिगेशन एरिया किसके पास में है, यूपी के पास में है,
ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा इरिगेटेड क्षेत्र यूपी के पास है। हाईएस्ट माइक्रो इरिगेशन अगर पूछ ले तो माइक्रो इरिगेशन में आंध्र प्रदेश प्रथम पर है, और अंडर ड्रिप इरिगेशन में भी कौन आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है, अभी ये आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। ठीक है, अभी मैं क्लास को यहीं पर मैं विराम दूंगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इवनिंग को हो सकता है शाम थोड़ा सा क्लास में लेट लूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। आज मैं मेरी छुट्टी है, थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ मैं, तो हो सकता है शाम को मैं लेट लूंगा, लेकिन क्लास हम कोशिश करेंगे कि क्लास लेंगे। और अब मैं आपको पेपर जितने भी है ना वो बना के दूंगा। आपको केवल 2 या 3 पेपर मुझे सोल्व कराना है। जो अभी आरयू एसएडीओ के पेपर है वो मैं सोल्व कराऊंगा, उनको विद सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं, उनके क्या डाउट है वो सारे क्लियर करूंगा। और मेरे जो आरयू एसएडीओ के कुछ लेक्चर पड़े हैं, यूट्यूब पर पड़े हैं, अभी आपको उनको देख लेवे। उनमें मैंने 25-25 क्वेश्चन जो है उसको फास्ट करके आप देखते जाइए। हाँ, तो है ना, अभी हम केवल अब समय कम बचा है और आप घबराने की जरूरत नहीं, जितना कवर कर लिया उसी पे काम करना है। केवल हमको आरईओ एसएडीओ के जो पेपर है उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। बाकी के सारे पेपर आपको देता जाऊंगा, तो उससे क्या होगा, आप उनको फटाफट फटाफट पढ़ते जाएं। या फिर मैं आपको बता दूंगा कि इस बुक में कौन कौन से क्वेश्चन इरर है, और हम फटाफट अब अपना काम करेंगे। ठीक है, और अभी हम कंटिन्यू यही पढ़ेंगे। अच्छा सर, ड्रिप में शायद महाराष्ट्र है, नहीं महाराष्ट्र अपन मैं और चेक कर लूंगा, महाराष्ट्र अगर होगा तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो मैं आज इसकी पूरी पीडीएफ बना दूंगा, मतलब शाम को जैसे ही आऊंगा, तो शाम को आने के बाद और कल मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और जिनके पास बुक है, केवल बुक है, वो भी संशोधन कर ले। मैंने उनको भी, उन लोगों को भी ऐड किया है कि आप केवल करेक्शन कर लेना। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।